हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने टॉपिक का नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं उससे पहले अपन एलोट्रोप्स क्या होते हैं उसका मीनिंग समझते हैं कि एलोट्रोप्स का मीनिंग क्या है बेटा। तो ध्यान से सुनना। वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। एक एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, एक एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जो होते हैं ना बेटा, उन्हीं को अपन बोलते हैं बेटा एलोट्रोप्स। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स क्या होते हैं बेटा। बेटा इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में ना सिर्फ जो एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है उनके अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। डिफरेंट फॉर्म में एक एलिमेंट के एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? एलोट्रोप क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं इनमें होता क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स है उनका डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। राइट? ये सुन, आज की क्लास में अपन कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कार्बन के एलोट्रोप्स है वो दो टाइप के होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड अमोर्फस एलोट्रोप्स। जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं बेटा उनको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरी। राइट? जो डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दो जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है ये वेल नोन है बेटा। जो फुलरीन है इसकी डिस्कवरी काफी लेट हुई थी, 1985 में डिस्कवर हुआ था। तो ये तो काफी बाद में डिस्कवर हुआ बेटा। सबसे पहले जो डिस्कवर हुए थे कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप वो कौन से थे? डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो कार्बन के अमोर्फस एलोट्रोप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन ब्लैक एंड चारकोल। अभी कार्बन ब्लैक क्या है, चारकोल क्या है, ये सब जो नाम तुम पहली बार सुन रहे हो, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इन सब के नाम तुम पहले भी सुन चुके हो। ये क्या होते हैं इनको अपन वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने को ये तो समझ में आया कि एलोट्रोप क्या होता है। राइट? अभी अपने को ये समझना है कि कार्बन जो है, कार्बन जो है एलोट्रोप की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है ना। तो इसका लॉजिक तुम्हें ये देना है कि व्हाई कार्बन शोस वेरियस एलोट्रोप्स, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इसका लॉजिक होगा बेटा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कार्बन जो एटम है बेटा वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो बहुत सिंपल है बेटा। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होके, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होगी और कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा दो कार्बन एटम्स के बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही नो कार्बन कार्बन मतलब नॉन मेटल्स के बीच में। तो नॉन मेटल के बीच में तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। राइट? तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होकर बेटा लार्ज रिंग्स एंड चेन फॉर्म करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। और एक कार्बन एटम जो होता है बेटा वो दूसरे कार्बन एटम के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अपने को पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। यस और नो? राइट? तो जो कार्बन एटम है उसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी और पाई बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है उस वजह से जो कार्बन है वो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके क्रिस्टलाइन जो एलोट्रोप्स हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद फिर अपन अमोर्फस पे आएंगे। तो अभी तक तुमने ये देखा कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, वेरियस फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उनको अपन एलोट्रोप्स बोलते हैं। ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट इन फिजिकल फॉर्म्स में क्या होगा बेटा? अलग अलग अरेंजमेंट होगा। अब अगर किसी किसी एलिमेंट के एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है बेटा तो उससे क्या होगा? उनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर जाएंगी, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, इन सब प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा इन फिजिकल फॉर्म में। तो इन फिजिकल फॉर्म्स को अपन क्या नाम दे रहा है? एलोट्रोप्स। कार्बन के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। इनको अपन डिटेल में वन बाय वन करके आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है, उसका लॉजिक क्या दोगे? ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन एंड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो लॉजिक है कि क्यों कार्बन जो है वो एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है बेटा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? डायमंड। राइट? तो सबसे पहले अपन डायमंड के बारे में देखते हैं बेटा। तो डायमंड जो होता है बेटा उसके अंदर तुम्हारे पास एक कार्बन एटम जो होता है, डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन के साथ अटैच होता है बेटा। इस इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज आएगा। ध्यान से सुना, कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए कार्बन का तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। राइट?
वैलेंस शेल में देख सकते हो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और 2 p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है बेटा। अब तुमने बोला कि डायमंड जो है, डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, मतलब एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और तुम देख सकते हो बेटा यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड स्टेट में कार्बन में सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में तो कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर डायमंड में कार्बन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, कार्बन एटम एक्साइड स्टेट में, तो एक्साइड स्टेट का मतलब क्या है, s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर p ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो ये देखो बेटा, s वाले एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करके अपन p ऑर्बिटल में डालते हैं, तो ये तुम्हारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इन एक्साइटेड स्टेट। अभी देखो कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है बेटा। जब एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड है, मतलब उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब बेटा एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स में बेटा। तो ध्यान से देख सकते हो तुम लोग, एक ये s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, और ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग को क्या बोलते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन। तो डायमंड में हर एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो इस टाइप से ये नेटवर्क एक्सटेंड होता रहेगा। ये सुनो, अब जब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा, तो कैसा ज्योमेट्री आएगा बेटा, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ये सुनो, हर एक कार्बन कैसा ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ये सुनो, अब एक चीज और देखना बेटा, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, सारे उसने बॉन्डिंग के अंदर यूटिलाइज करने हैं, उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो डायमंड में एक कार्बन एटम जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे उसने बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर लिए बेटा, राइट। उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इस पॉइंट का यूटिलाइज अपन कहाँ करेंगे बेटा, जब अपन डायमंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो अगर तुम सोच सकते हो बेटा कि अगर किसी भी कार्बन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमंड जो है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर लिए हैं, क्योंकि एक कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और वो एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड रहता है ना। अब बात करते हैं बेटा कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, डायमंड का 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। टेट्राहाइड्रल, हर एक कार्बन टेट्राहाइड्रल बना रहा है बेटा, तो 3 टेट्राहाइड्रल प्लेनर होता नहीं है, तो 3 डायमेंशनल तो अपने आप ही हो गया बेटा, राइट। और कैसा बेटा, ये नेटवर्क जो है बेटा वो एक्सटेंडेड नेटवर्क होता है बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो काफी एक्सटेंडेड रहती है। ये सुनो, अगर मैं इसका तुम्हें डायग्राम दिखाऊं बेटा कि एक्चुअल में तुम्हारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो तुम देख सकते हो बेटा यहाँ पे ये एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है कि डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम्स है वो किस टाइप से अरेंज रहते हैं। तो इस चीज में तुम देख सकते हो बेटा, जो इस इमेज तुम्हारे सामने है, हर एक कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, राइट। और ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, नॉन प्लेनर। तो डायमंड की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस टाइप से बेटा डायमंड में जो कार्बन एटम है उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो अगर तुमसे कोई पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तुम बोल सकते हो कि डायमंड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर या जाइंट स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो सुनो, हर एक कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इस वजह से उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3। कार्बन कार्बन के बीच में ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो काफी ज्यादा होगी क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ओनली। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ डायमंड में कितनी होती है बेटा, 154 पिकोमीटर, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो डायमंड जो है ना वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है। वाई, तो ध्यान से सुनना, ड्यू टू दैट
due to the presence of strong carbon-carbon covalent bond and the network structure. And due to the strong carbon-carbon bond and due to the network structure in 3D, carbon has very high melting point and extremely hardness. अर्थ पे बेटा सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस जो है वो डायमंड है। अर्थ पे जो जितने भी सबस्टेंस अवेलेबल है उसमें सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या है बेटा? प्योर डायमंड। राइट, तो ध्यान से सुनना बेटा कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा अराउंड 3600 डिग्री सेल्सियस। 3600 डिग्री सेल्सियस। उसका लॉजिक क्या दोगे? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है उसका लॉजिक, और डायमंड जो एक्सट्रीमली हार्ड है उसका लॉजिक तुम क्या दोगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड द नेटवर्क स्ट्रक्चर। बेटा यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कार्बन में किस टाइप से, और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है बेटा उसमें 2p ओवरलैपिंग हुई है। 2p ऑर्बिटल काफी स्मॉल साइज का होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा बेटा, क्योंकि वीबीटी में तुमने सीखा था कि जितना स्मॉल साइज का ऑर्बिटल होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से एक बेटा क्रिस्टलाइन नेटवर्क बनाया, ये पूरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा जिसमें इतना कॉम्प्लेक्स केज लाइक नेटवर्क बनाया बेटा। राइट, इस वजह से डायमंड जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? वेरी। एनसीईआरटी में भी लाइन गिवन है, तुम आसानी से देख सकते हो बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन दैट क्रस्ट। राइट, इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर द शार्पनिंग द हार्ड टूल्स। जो वेरी हार्ड सबस्टेंस होते हैं ना बेटा उनको शार्प करने में उनको एज अब्रेसिव यूज किया जाता है बेटा इसको, तो उनको घिसने के लिए जो भी बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना बेटा। ये टंगस्टन बेटा बहुत हार्ड मेटल होता है, तो टंगस्टन फिलामेंट बनाने के लिए, टंगस्टन को कट करने के लिए क्या यूज करोगे बेटा? अगर कोई हार्ड सबस्टेंस है उसको कट करने के लिए उससे सॉफ्ट तो यूज नहीं कर सकते ना बेटा, उससे कट ही नहीं होगा। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, तो अर्थ पे जो भी हार्ड मेटल है उनको कट करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? अपन डायमंड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी हार्ड है, उनको अगर कट करना है तो उससे भी हार्ड चीज यूज करनी पड़ेगी। और तुम्हें पता है बेटा कि डायमंड तो अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है, इसको अपन यूज कर सकते हैं बेटा। ओके, अगर इसकी मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूँ तो बेटा डायमंड जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होता। ये ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना बेसों के साथ रिएक्ट करता है, ना किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो प्योर डायमंड केमिकली इनर्ट होगा बेटा। क्लियर है? ओके, अभी अपन डायमंड की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। तो इसका स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो बेटा, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन का एक लेटिस बना हुआ है बेटा। तो इसमें इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो एक्सट्रीमली हाई होती है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काफी हाई होता है, 2.5। राइट, डायमंड जो है बेटा एक्सरे के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, डायमंड से एक्सरे पास हो जाते हैं बेटा। डायमंड एक्सरेज के लिए ट्रांसपेरेंट होता है बेटा और काफी हार्ड सबस्टेंस है बेटा। अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें बेटा तो आई थिंक सबको क्लियर है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और हर एक कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गए हैं। डायमंड में जो कार्बन एटम है उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायमंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये डायमंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डायमंड के अंदर कार्बन एटम का जो नेटवर्क है उसके अंदर हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो सबको क्लियर है, sp3। एक s और जो 3 p ऑर्बिटल सारे मिक्स होते हैं। और तुम्हें पता है बेटा एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो टोटल कितने हो गए बेटा? 4 ऑर्बिटल्स। तो जब 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? अगर 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बेटा? 4, क्योंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बेटा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनाती है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाती है। एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्डेड से अटैच्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाती है बेटा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो कार्बन हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा बेटा? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी बेटा? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड, तो 154 पिकोमीटर होता है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है बेटा डायमंड में जो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है उनके बीच का जो एंगल है वो होता है बेटा अराउंड 109 डिग्री 5 मिनट्स का। एक्सट्रीमली हार्ड सबस्टेंस। तो एग्जाम में तुम्हें लॉजिक पूछेगा कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना हाई क्यों होता है, या फिर
जनरली बेटा देखो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है आयनिक कंपाउंड कंपैरिजन में, लेकिन इसका बहुत ज्यादा हाई है, आयनिक कंपाउंड से भी बहुत ज्यादा है। उसका लॉजिक क्या दोगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड ड्यू टू द एक्सटेंडेड नेटवर्क स्ट्रक्चर इन 3D। तो ये इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस का लॉजिक हो जाएगा। ये सुनो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है उसका लॉजिक भी दे सकते हो कि कार्बन के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे यूटिलाइज हो गए, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो ये इसके पॉइंट हो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा। अब बात करते हैं बेटा अपन ग्रेफाइट की। ओके, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या उसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये अपने को समझना है बेटा। तो देखते हैं उसको। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। तो ध्यान से सुनना, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा। ग्रेफाइट में बहुत सारी लेयर बनती है बेटा, और बहुत सारी लेयर आपस में कनेक्टेड रहती है। जैसे ये कार्बन एटम की एक लेयर होगी, नीचे दूसरे कार्बन के एटम की लेयर है, फिर उसके नीचे कार्बन की लेयर है, फिर उसके नीचे कार्बन एटम्स की लेयर बनी हुई है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा। एक जो लेयर होती है ना बेटा, हर एक लेयर में कार्बन की जो हेक्सागोनल लेयर्स है, कार्बन की जो हेक्सागोनल लेयर्स है वो आपस में कनेक्टेड रहती है, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ये तुम्हारे पास एक प्लेन हो गया, इस प्लेन में कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी, फिर इसके नीचे एक और लेयर रहेगी जिसमें भी कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी, फिर उनके नीचे भी एक कार्बन की लेयर, राइट। उनमें क्या होगा, कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग आपस में कनेक्टेड रहेंगी। अब तुम बोलोगे सर कि अगर तुम्हारे पास ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, तो दो लेयर को कौन होल्ड करता है बेटा? वो सब पॉइंट अपन देखने वाले हैं। दो का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सबको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है बेटा लेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट, है ना। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, लेयर्ड, या फिर इसके अंदर सीट्स होती हैं कार्बन की। ये सुनो, तो प्लेनर तुम्हारे पास जो हेक्सागोनल रिंग है वो तुम्हारे पास एक प्लेन फॉर्म करते हैं, एक सीट फॉर्म करते हैं, एक लेयर फॉर्म करते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस टाइप से हेक्सागोनल रिंग्स हैं, तुम देख सकते हो कैसे एक प्लेन में अरेंज होते हैं और कैसे एक लेयर फॉर्म करते हैं कार्बन एटम्स की। आसानी से देख सकते हो तुम लोग कि बहुत सारी कार्बन की हेक्सागोनल रिंग एक प्लेन में आपस में अटैच होके क्या बनाती है बेटा, एक लेयर फॉर्म करती है, फिर उनके नीचे दूसरी कार्बन की लेयर बनती है, राइट। और वो लेयर आपस में किससे कनेक्टेड रहेगी बेटा, वॉन डोल फोर्सेस से। वो अपन देखने वाले हैं। ऐसे देखो बेटा, कार्बन की हेक्सागोनल जो रिंग्स थी उन्होंने एक लेयर बनाई पूरी, यहाँ पे देखो कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स ने एक लेयर बनाई है, यहाँ पे भी कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स ने एक रिंग बनाई, और नीचे भी हमारे पास कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स ने एक लेयर बनाई है। अब इन लेयर के बीच में इन लेयर को कौन होल्ड करता है, क्यों ये लेयर हमेशा साथ साथ रहता है बेटा? तो ध्यान से सुनना बेटा, ऊपर कार्बन एटम की एक लेयर बन गई बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, ये कार्बन एटम का बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। इनके बीच में कौन से रहते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से आते हैं, वीक बॉन्ड डोल फोर्सेस। तो द लेयर, ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है एंड द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द बॉन्ड डोल फोर्सेस, राइट। ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है, जो लेयर है वो साथ साथ रहते हैं ड्यू टू द बॉन्ड डोल फोर्सेस बेटा, है ना। अब तुम बात देख सकते हो आसानी से कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स मिलके एक प्लेन में एक लेयर बना रही है, इस लेयर में तुम आसानी से देखो बेटा कि हर एक कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बेटा, राइट। हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये अपने को निकालना है बेटा, इसको अपन समझते हैं आसानी से। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन तो क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, तो एक्साइड स्टेट में क्या होता है बेटा कि s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p में चला जाता है, राइट। लेकिन अभी तुमने ग्रेफाइट में देखा कि हर एक कार्बन सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, राइट। सिग्मा बॉन्ड कौन फॉर्म करता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मतलब 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुई है बेटा, ये वाली, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो टोटल मिला कितनी होगी बेटा, 3 ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडन क्या है बेटा उसका, sp2। तो ध्यान से सुनना बेटा,
ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बेटा, अगर हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बेटा। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वैलेंस शेल का वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाती हैं, पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती हैं और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है बेटा। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुई थी तो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बना देंगी, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ये सुनो, अब समझते हैं बेटा, देखो ध्यान से कि ग्रेफाइट में यही तो हो रहा था बेटा, हेक्सागोनल रिंग्स आपस में अटैच हो रही थी ऐसे, राइट। हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए थे बेटा, हर एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे थे, हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे। ये सुनो, तो हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में। तो एक हेक्सागोनल रिंग को अपन साइड में ले लेते हैं ऐसे, राइट। अपने को पता है बेटा कि हेक्सागोनल रिंग्स आपस में अटैच होकर एक लेयर बना रही है और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक लेयर स्ट्रक्चर होता है और लेयर के बीच में वीक कंट्रोल फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं, राइट। ओके, तो हर एक हेक्सागोनल रिंग में जो कार्बन एटम बेटा उसने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बेटा, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा जो कि अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है बेटा। तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं कि हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और ये हर एक कार्बन के पास है बेटा, हर एक कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको तुम फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो बेटा। और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाती है बेटा, पाई बॉन्ड। ये देखो बेटा, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग, एक्सिस पे नहीं हो रही ना, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, बोलो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो कौन बनेगा, पाई बॉन्ड। तो हेक्सागोनल रिंग में कुछ ऐसा नहीं रहेगा बेटा, ऐसे एक हर एक हेक्सागोनल रिंग में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे ऐसे बेटा। ये सुनो, अभी तीनों पाई बॉन्ड क्या बेटा, कॉन्जुगेटेड है, इनके बीच में क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। हर एक रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे और पूरी रिंग में रेजोनेंस है, हरी पूरी रिंग में ये जो पाई बॉन्ड है बेटा कॉन्जुगेटेड है। ये नेक्स्ट लेयर ऐसे बनेगी बेटा। ये सुन, इसमें भी क्या होगा बेटा, एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा तुम्हारे पास, तो देखो ये पाई बॉन्ड इसमें भी एसोसिएटेड है। तो हर एक रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड होंगे जो कि कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड मतलब वो रेजोनेंस में। तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की हेक्सागोनल जो रिंग्स हैं वो एक लेयर बना रही है, उस पूरी रिंग में बेटा रेजोनेंस प्रेजेंट है। जो तुम्हारे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके पूरी रिंग पे देखो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, पूरा रेजोनेंस करेंगे, ऐसे पाई बॉन्ड रोटेट होते रहेंगे। तो मैं पोसे ऐसे बना सकता हूँ बेटा कि हर एक रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड प्रेजेंट रहेगा। तो तुम्हें पता है बेटा ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, ये पूरी रिंग में रोटेट हो सकते हैं, यस और नो। तो रेजोने ग्रेफाइट के अंदर रेजोनेंस आएगा बेटा, और रेजोनेंस की वजह से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, ग्रेफाइट थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डायमंड। ग्रेफाइट इज मोर थर्मली स्टेबल एज कंपेयर टू डायमंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेटा ग्रेफाइट का जो एनर्जी है, ग्रेफाइट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, राइट, वो 1.9 किलो जूल पर मोल कम होता है एज कंपेयर टू डायमंड। तो बेटा क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी वो रिलीज हो गया, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली है। तो कार्बन का सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोप, सबसे थर्मली स्टेबल इलेक्ट्रोप कौन सा होगा बेटा, ग्रेफाइट, राइट। तो बेटा ग्रेफाइट के लिए अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट क्या लेते हैं बेटा, 0। डायमंड की कितनी होती है बेटा, डायमंड की 0 नहीं होती है, डायमंड की होती है बेटा इससे कितनी ज्यादा होती है, 1.9, तो उसके लेते हैं बेटा 1.9 किलो पर। ग्रेफाइट की तो उससे भी ज्यादा होती है बेटा, फुलरीन की तो उससे भी बहुत ज्यादा होती है, 38 के अराउंड होती है बेटा, 38 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल।
तो सब थर्मली स्टेबल क्रिस्टल एलोट्रोप की बात करें तो 3 क्रिस्टल एलोट्रोप थे बेटा कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, राइट। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल एलोट्रोप कौन सा होगा कार्बन का? ग्रेफाइट, नोट डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है, बट उस थर्मली सबसे स्टेबल कौन है बेटा? वो आएगा ग्रेफाइट, आंसर आएगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि रेजोनेंस जब आया तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, कि रेजोनेंस जब आता है बेटा तो तुम्हारे पास वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और सबको पता है बेटा कि तुम्हारे पास एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कार्बन का मोस्ट थर्मली स्टेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा? ग्रेफाइट, ना कि डायमंड। सबको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, राइट। सीधा सीधा बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि इसमें रेजोनेंस आ जाता है, उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो जो डायमंड है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होती है, अराउंड 1.9 किलो जूल पर मोल एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, तो वो कम स्टेबल है। फुलरिन तो डायमंड से भी कम स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट होने वाला है बेटा। अब बात करते हैं, क्या ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? क्या ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? तो बेटा देखो, डायमंड में तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गए थे, बट ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि रेजोनेंस में घूम रहा है। पूरी रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, मतलब पूरी रिंग्स में रेजोनेंस घूमेगा, पूरी सीट में रेजोनेंस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा अलोंग द सीट फ्लो कर सकता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर वो लेड स्ट्रक्चर था, अपन आसानी से देख सकते हैं। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर था बेटा वो लेड स्ट्रक्चर था। तो देखो, हर एक कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, हर एक कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो अलोंग द सीट मूव करेगा ड्यू टू द रेजोनेंस। क्या बेटा? इस सीट में जो कार्बन है उनके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या वो जंप मार के नीचे वाले लेयर में आ सकता है बेटा? उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये सीट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो कि पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, और इस रिंग में क्या करेगा बेटा? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एसोसिएटेड है, सब में क्या होगा बेटा? रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो किधर करेंगे बेटा? अलोंग द सीट, नॉट परपेंडिकुलर टू द सीट। ये लेयर है, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बेटा, लेकिन पॉइंट याद रहे, अलोंग द सीट्स, क्योंकि एक सीट में हर एक कार्बन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे तुम वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करोगे बेटा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है बेटा? कि इस सीट के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इसके यहाँ जा रहे हैं, इसके यहाँ जा रहे हैं, वो तो काफी डिफिकल्ट है ना। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अलोंग द सीट्स। ये सुनो, देख सकते हो ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है। इन दो लेयर के बीच में, ये लेयर साथ साथ क्यों रहते हैं? कौन से फोर्स है जो इनको एसोसिएटेड रखते हैं बेटा? वो है बेटा वॉन डू वॉल फोर्सेस। अब तुम बोलोगे सर कि वॉन डू वॉल फोर्सेस तो काफी वीक होते हैं, उनसे कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया? तो ध्यान से सुनना बेटा, कि जो वॉन डू वॉल फोर्सेस होता है उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलिकुलर मास के या सरफेस एरिया के। कार्बन की राइट, जो वैन फोर्सेस उनका मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सरफेस एरिया के, या फिर मोलिकुलर मास के। देख रहे हो बेटा, ये कार्बन की ऊपर जो 2 डायमेंशनल लेयर बनी है बेटा, एक ऐसी इनफाइनाइट लेयर, राइट। कार्बन एटम की इनफाइनाइट लेयर होगी, इसका मोलिकुलर वेट कितना ज्यादा होगा, इनका सरफेस एरिया कितना ज्यादा होगा। तो कार्बन ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की 2 डायमेंशनल लेयर बनती है, उनका काफी ज्यादा सरफेस एरिया होता है, तो उनके बीच में जो वॉन डू वॉल फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड भी काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से डायमंड जो है बेटा, वो जो तुम्हारे पास ग्रेफाइट है बेटा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इन दो लेयर के बीच में काफी कम डिस्टेंस होता है, अराउंड 340 पिकोमीटर। ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो काफी, तुम देख सकते हो बेटा, काफी सिल्परी होता है। तो 2 डायमेंशनल जो लेयर्स होते हैं उनके बीच में वॉन डू वॉल फोर्सेस होते हैं। इन लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा बेटा? अराउंड 340 पिकोमीटर। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर जो कार्बन कार्बन है बेटा, राइट, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? तुम ध्यान से देखो बेटा, कितनी है? अराउंड 141.5 पिकोमीटर। पता है बेटा, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी थी?
154 पिकोमीटर। क्यों ऐसा आया, क्यों ये हो रहा है कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है डायमंड में ज्यादा थी 154 पिकोमीटर, यहाँ पे कम आ रही है बेटा बॉन्ड लेंथ, देख रहे हो 141.5। ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि ग्रेफाइट में रेजोनेंस है, हर एक बॉन्ड में पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है। देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और तुम्हें पता है बेटा रेजोनेंस होती है बॉन्ड पूरी रिंग में घूमेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, राइट। तो इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो काफी कम आ रही है एज कम्पेयर टू डायमंड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बताओ कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डायमंड में ज्यादा होगी कि ग्रेफाइट में ज्यादा होगी। तो तुम आसानी से बता सकते हो कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट में ज्यादा होगी, सॉरी डायमंड में ज्यादा होगी। ग्रेफाइट के अंदर तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है तो हर एक बॉन्ड में पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसमें कोई पॉइंट, कोई डाउट ही नहीं है। ओके, ग्रेफाइट जो होता है बेटा काफी सॉफ्ट एंड स्लिपरी सॉलिड होता है बेटा। ओके, ग्रेफाइट के स्लिपरी होने की वजह से, स्लिपरी होने की मतलब चिकना होने की वजह से इसको बेटा ऐसी मोटर्स, ऐसी मशीन जो काफी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है उनमें इसको एज ए ड्राई लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। तो इसके काफी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, वो अपन देख सकते हैं बेटा कि तुम्हारे पास ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी सो यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इंस्टेड ऑफ ऑयल। जो हाई टेम्परेचर पे मशीन ऑपरेट होती है ना बेटा उनमें इसको यूज करते हैं एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, ये काफी सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है बेटा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो बैटरी में एज इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं इसको, राइट। पेंसिल में भी बेटा वैक्स कोटेड हमारे पास जो थोड़ा लो क्वालिटी का ग्रेफाइट होता है बेटा वो यूज होता है। तो ग्रेफाइट के कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे। ग्रेफाइट जो है बेटा, ग्रेफाइट जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ या डाइल्यूट बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ग्रेफाइट जो है वो डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस के साथ कोई रिएक्शन जो नहीं करता है। तो उसके जो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट बेस जो है उनको स्टोर करने के लिए जो क्रूसिबल्स जो वेसल्स है वो तुम ग्रेफाइट से प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। तो मैंने बोला बेटा कि जो डायमंड है, सॉरी जो ग्रेफाइट है वो केमिकली इनर्ट नहीं होता, जबकि डायमंड तो क्या था कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। बट ये ग्रेफाइट तो केमिकल रिएक्शन कर रहा है ना बेटा। मैंने बोला कि डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है। इसकी जो रिएक्शन है बेटा वो अपन का देख सकते हैं बेटा। तो ये एल्ट्रोप्स के हैंड रिटन नोट्स है, इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, राइट। वही नोट्स तो तुम्हें मिल ही गए। ग्रेफाइट बेटा टू डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होगा, लेयर के बीच में कौन से होते हैं वीक कंट्रोल फोर्सेस होते हैं। हर एक कार्बन एटम है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो हर एक कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा sp2। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा 141.5 पिकोमीटर। डायमंड में कितनी थी 154, इससे कम है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे बेटा। दो लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 340 पिकोमीटर। हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2, राइट। काफी सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, इसी वजह से इसको जो मशीन हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है उनमें एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इसको यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बेटा। ये जो ब्रैकेट के अंदर बेटा ये जो चीज लिखी है ना बेटा बॉक्स बना के काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो इसको। ईच कार्बन हैज द अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, जबकि एक कार्बन के पास एक एस और 3 पी ऑर्बिटल है। sp2 मतलब एक एस और 2 पी मिक्स में एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल थी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि क्या डीलोकलाइज मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन है बेटा। वो मूविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में रेजोनेंस डालता है, इसलिए बेटा द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो लिखे हुए हैं बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा क्योंकि हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डायमंड तुमने देखा था बेटा कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था बेटा। थर्मली स्टेबल, मोस्ट थर्मली स्टेबल इलेक्ट्रॉन कौन सा था बेटा ग्रेफाइट देन डायमंड। तुम फ्लोरीन को भी कंपेयर कर सकते हो, फ्लोरीन क्या गया बेटा सबसे लास्ट में आएगा, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी बेटा हीट को कंडक्ट होने के लिए, हीट को कंडक्ट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। हीट को कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए मीडियम चाहिए। डायमंड के अंदर क्या था कंटिन्यूस मैटर था, कोई लेयर स्ट्रक्चर नहीं था ना कुछ लेयर के बीच में गैप था। अपन ग्रेफाइट का समझते हैं बेटा, तो देखो ग्रेफाइट के 2 लेयर है, समझने के लिए अपन मानते हैं इतना गैप है। तो इसको हीट करोगे तो क्या हीट इसमें अपने आप चली जाएगी बेटा, बीच में कोई मीडियम नहीं है, कंटिन्यूस मैटर नहीं है बेटा ग्रेफाइट के अंदर। देखो बेटा जैसे ये मेरा ये हाथ एक कार्बन की लेयर होगी, ये दूसरे कार्बन की लेयर, अगर इनके बीच में गैप है
तो इसका हीट कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, अगर तुम इस हाथ को हीट करोगे तो इधर हीट नहीं जा पाएगी ना बेटा, जबकि ग्रेफाइट में ये मान लो बेटा वो कार्बन का कंटिन्यूस मैटर है, ऐसे कोई गैप नहीं है उनके बीच, लेयर स्ट्रक्चर नहीं है डायमंड का, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूस मैटर, कोई मैटर के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। इसलिए जो डायमंड है उसका थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड का ज्यादा होगा, ग्रेफाइट का कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे ही माइंड में आए तुम्हें सोच के जवाब देना है कि यार ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। थर्मल कंडक्टेंस की बात करें तो भाई साहब ग्रेफाइट का थर्मल कंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू डायमंड, क्योंकि हीट को कंडक्ट होने के लिए मीडियम चाहिए और कंटिन्यूस मैटर किसमें प्रेजेंट होगा, डायमंड में। थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ज्यादा होगी, राइट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेफाइट की ज्यादा होगी, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली है। तो कार्बन का सबसे थर्मली स्टेबल इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट, इसीलिए इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कितना लेता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म में 0 लेते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या अपन ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस बेटा कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं बेटा वो बहुत एक्टिव, देख रहे हो बेटा कितना डेंजर कंडीशंस है कि जब ग्रेफाइट को तुम अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे और इतना प्रेशर 50,000 टू 60,000 एटीएम प्रेशर एग्जर्ट करोगे, तब जाके ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट होगा। तब बहुत डेंजर कंडीशन है ना कि ग्रेफाइट को अगर डायमंड बनाना है तो कितना 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 के टू 60 के एटीएम प्रेशर इतना लगाओगे तब जाके ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा। और अगर एक बार डायमंड बन गया डायमंड को तो ग्रेफाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल लगेगा। तो ये रिएक्शन मतलब ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट को इतने टेम्परेचर इतना प्रेशर लगा के डायमंड बनाया जा सकता है, लेकिन वापस डायमंड को ग्रेफाइट में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बड़ा they do not normally do so because there is a high energy of activation बेटा। डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है बेटा। तो ये तुम्हारे पास बात की बेटा अपन ने डायमंड के बाद ग्रेफाइट की। क्या ग्रेफाइट भी जो है ना बेटा वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की भी जो ग्रेफाइट है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म को बोलते हैं बेटा अपन अल्फा फॉर्म, राइट। ग्रेफाइट जो है 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है बेटा, एक होती है अल्फा फॉर्म, एक होती है बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में क्या होता है बेटा कि एबी टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये एबी टाइप का अरेंजमेंट क्या होता है? बीटा फॉर्म क्या होती है बेटा जिसमें एबीसी 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 लेयर इस टाइप से अरेंज रहते हैं बेटा, राइट। ये एबी टाइप का क्या होता है, एबीसी क्या टाइप का होता है, इसको अपन डिटेल में देखते हैं बेटा। तो देखो बेटा जो अल्फा ग्रेफाइट है ना बेटा, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट होता है उसमें क्या होता है, मैंने बोला एबी टाइप और बीटा फॉर्म में क्या बोला एबीसी टाइप। तो देखो बेटा ये कार्बन की एक हेक्सागोनल लेयर होगी, अगर नेक्स्ट लेयर जो है ना बेटा ये कार्बन की पूरी एक हेक्सागोनल लेयर बनी हुई है, नेक्स्ट लेयर थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे हो रखी है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रही है। मतलब जो सेकेंड लेयर है उसमें जो हेक्सागोनल लेयर है उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा पहले वाले से अलग है, तो बी टाइप। लेकिन सेकेंड लेयर के बाद में जो थर्ड लेयर आई वो एग्जैक्टली बेटा पहले वाले से ओवरलैप कर रही है। तो अगर बेटा मैं बना के दिखाना चाहूँ तुम्हें तो कुछ ऐसा सा, ये तुम्हारे पास एक हेक्सागोनल लेयर का अरेंजमेंट हो गया पहले वाले लेयर में, ए लेयर में से, ठीक है। अपन एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं थोड़ा, राइट। इस टाइप से ये मान लो हेक्सागोनल लेयर का अरेंजमेंट था फर्स्ट लेयर में। अब जो सेकंड लेयर है ना बेटा उसमें जो हेक्सागोनल लेयर वो ऐसे यहाँ से नहीं बन रही बेटा, वो कुछ ऐसे हेक्सागोनल रिंग ऐसे बनी हुई है, ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स का अरेंजमेंट है बट वो कुछ ऐसे वो लेयर एग्जैक्टली इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रही है, इस टाइप से उनका लेयर अरेंजमेंट इस वाले लेयर से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओके। ऐसे लेयर बनाते जा रहे हैं, देख रहे हो बेटा। इनकी जो सेकंड लेयर उसकी हेक्सागोनल लेयर पहले वाली लेयर की हेक्सागोनल रिंग से ओवरलैप नहीं कर रही है। सेकंड जो लेयर है बेटा उसकी जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं उस फर्स्ट वाली लेयर की हेक्सागोनल रिंग के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है। मतलब इसको अपन नाम देंगे बेटा ए लेयर, इसको अपन नाम देंगे बी लेयर। इसके बाद जो बेटा थर्ड लेयर आती है, अगर वो थर्ड लेयर आ रही है वो वापस से थर्ड लेयर की जो हेक्सागोनल रिंग्स है अगर वो फर्स्ट के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है, ऐसे थर्ड लेयर फर्स्ट के साथ ऐसे ओवरलैप कर जाती है ना बेटा, मतलब एग्जैक्टली फर्स्ट वाली लेयर बनी है, तब बोलेंगे बेटा ए बी टाइप की लेयर।
कि ए के बाद अलग फर्स्ट लेयर जो है, उसके बाद सेकंड लेयर जो है वो पूरा ओवरलैप नहीं करेगी, थर्ड वाली पक्का पूरा ओवरलैप करेगी। अब तो उसको अपन बोल देंगे बेटा ए बी टाइप की लेयर। अब एबीसी टाइप की लेयर क्या होगी बेटा, देखो बेटा ये फर्स्ट लेयर थी जिसमें हेक्सागोनल रिंग्स आपस में कनेक्टेड होकर 2 डायमेंशनल लेयर बना रही थी। ये सेकंड लेयर है तुम्हारे पास। फर्स्ट लेयर की हेक्सागोनल जो फर्स्ट लेयर जो है उसमें जो हेक्सागोनल रिंग्स है वो सेकंड लेयर की हेक्सागोनल रिंग के साथ ओवरलैप नहीं करेगी, मतलब इसको अपन नाम दे देंगे ए लेयर, इसको अपन दे देंगे बी लेयर। थर्ड लेयर अगर एग्जैक्टली फर्स्ट वाली लेयर की थर्ड लेयर की हेक्सागोनल रिंग्स अगर फर्स्ट लेयर की हेक्सागोनल रिंग के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाती है तो कैसा हो जाएगा ए बी टाइप लेयर। लेकिन अगर जो थर्ड लेयर है बेटा वो भी ना तो ए वालों के साथ ओवरलैप कर रही है ना बी वालों के साथ ओवरलैप कर रही है, कुछ ऐसा बना रही है बेटा, ना तो ए के साथ ओवरलैप किया है ना पूरा बी के साथ ओवरलैप कर रही है, तब क्या कर सकते हैं, तब उसको एक नया नाम देना पड़ेगा, राइट। तो तब उसको बोलेंगे अपन एबीसी टाइप के लेयर। क्लियर है सबको। और अगर थर्ड लेयर के बाद जो फोर्थ लेयर आएगी वो फिर से किसके साथ ओवरलैप करेगी बेटा, फर्स्ट वाले के साथ, तब ए लेयर फिर अलग फिर अलग और फिर वापस से सही, तब इस अरेंजमेंट को बोलेंगे एबीसी टाइप, इसको बोलेंगे एबीएबी टाइप। तो ग्रेफाइट जनरली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। तो जो एबीएबी टाइप लेयर का समझे बेटा, एक लेयर के बाद जो नेक्स्ट आएगी वो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेगी, थर्ड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप करेगी, तब बोलेंगे इसको एबीएबी टाइप, मतलब ऐसे होगी। एक छोड़ के एक क्या करेगा, अल्टरनेट लेयर आपस में ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे क्या बेटा, दो लेयर अलग रहेगी फिर जाके ओवरलैप करेगी, इसमें अल्टरनेट लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे दो का गैप देके जो लेयर आएंगे वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं अल्फा एंड बीटा ग्रेफाइट। क्लियर है सबको ये वाला, यस और नो। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि कार्बन का जो नेक्स्ट थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, फुलरीन। फुलरीन्स की बात करते हैं कि फुलरीन क्या होते हैं बेटा, इन सबको अपन डिटेल में। तो फुलरीन जो है बेटा, फुलरीन की डिस्कवरी काफी लेट हुई थी। फुलरीन की डिस्कवरी हुई थी बेटा 1985 में। तो इसकी जो ईस्ट मेली साइंटिस्ट है एसडब्ल्यू क्रोटो जो साइंटिस्ट था बेटा, उसको जो नोबेल प्राइज है वो मिला था 1996 में। फुलरीन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था बेटा। तो इसकी डिस्कवरी डायमंड एंड ग्रेफाइट के काफी बाद में हुई थी। कभी हुई थी बेटा, 1985 में हुई थी इसकी डिस्कवरी। ठीक है बेटा, अभी बात करते हैं कि फुलरीन क्या है, फुलरीन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, क्या फुलरीन को सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जा सकता है। नेचुरली तो एग्जिस्ट करता है ये फुलरीन, क्या इसको सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है बेटा। तो हाँ बेटा, इसको सिंथेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं अपन। जब ग्रेफाइट को बेटा, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिकल आर्क देके, इलेक्ट्रिकली हीट देते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क देके अपन इन द प्रेजेंस ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम या फिर तुम ऑर्गन ले लो। जब नोबल गैस की प्रेजेंस में ग्रेफाइट को तुम बेटा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिकल आर्क देके हीट करते हो तो कार्बन एटम, कार्बन की क्या आती है बेटा, वेपराइज हो जाता है, कार्बन वेपर फॉर्म में मिलता है। जब इसको कंडेंस करोगे तुम, देखो बेटा ग्रेफाइट में क्या थे बेटा, एन नंबर ऑफ कार्बन, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे ना बेटा ग्रेफाइट में, तो तुम्हारे पास एन कार्बन की जो वेपर मिलती है उसको जब तुम कंडेंस करते हो बेटा तो उसमें तुम्हारे पास C60 या फिर कुछ क्वांटिटी में C70 या इनके अलावा भी कुछ तुम्हारे पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलता है। ये सुनो, तो बेटा फुलरीन, फुलरीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा, जो अपन फुलरीन पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है उसको बोलते हैं C60। इसको बक मिनिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं बेटा। C60 को बोलते हैं बेटा बक मिनिस्टर फुलरीन। तुम बोलोगे सर कि ये नाम कैसा है, ये बक मिनिस्टर फुलरीन, इसको नाम क्यों दिया, ये अलग सा नाम क्यों है इस एलोट्रोप के लिए। तो ध्यान से सुनना बेटा कि इस फुलरीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा वो जस्ट लाइक होता है फुटबॉल, ये मैं बोलूँ सोकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, सोकर बॉल शेप। ये कैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है। अगर मैं उसका इमेज तुम्हें दिखाऊं बेटा तो देखना ध्यान से, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है वो अपन आसानी से देख सकते हैं। तो देखो बेटा फुलरीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जस्ट लाइक फुटबॉल, या मैं बोलूँ जस्ट लाइक सोकर बॉल। फुलरीन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो अपन देखेंगे बेटा। तो जो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिकल आर्क देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीलियम और क्या बेटा एनी नोबल गैस, तो क्या बनता है तुम्हारे पास, कार्बन की वेपर बनती है। उसको अपन कंडेंस करते हैं तो कैसे बेटा, C60 प्लस कुछ क्वांटिटी में C70, इसके अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं लेकिन वो काफी कम रहते हैं बेटा। उसके बाद अपन C70 को क्रोमेटोग्राफी का यूज करके, जो कि प्यूरिफाई करने की टेक्निक होती है, उसको यूज करके अपन C60 को अलग कर लेते हैं, राइट। और C70 को अलग कर देंगे, तुम्हारे पास जो C60 होता है ना बेटा उसको बोलते हैं बक मिनिस्टर फुलरीन, राइट। तो बेटा जो C60 है
जिसको अपन बकमिंस्टर फोल्ड्रिन बोले, जिसका शेप कैसा होता है बेटा, फुटबॉल शेप या मैं बोलूँ सॉकर बॉल शेप होता है ये। इसको ये बकमिंस्टर फोल्ड्रिन क्यों बोला गया बेटा, ये बकमिंस्टर फुलर जो था, जो बकमिंस्टर फुलर था बेटा, उसने फ्लोरीन की डिस्कवरी नहीं की, सॉरी फ्लोरीन की डिस्कवरी नहीं की थी। जिसको नाम है बेटा, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसने डोम्स बनाए थे, वो काफी फेमस था बेटा। उन डोम्स का जो शेप था, उनका जो स्ट्रक्चर था, वो एग्जैक्टली फोल्ड्रिन जैसा था बेटा। तो उसके होनर में इसका नाम क्या रखा गया बेटा, बकमिंस्टर फोल्ड्रिन। C60 जो मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्ट था अमेरिका का, राइट, जो जिसने बहुत सारे डोम्स बनाए थे, उन डोम्स से इसका स्ट्रक्चर मैच खाता और वो काफी फेमस आर्किटेक्ट था। उसके होनर में इसका नाम क्या रखा गया बेटा, C60 जो मॉलिक्यूल है उसका नाम रखा गया बेटा बकमिंस्टर फोल्ड्रिन। राइट, किससे प्रिपेयर किया है बेटा, जब ग्रेफाइट को तुम हीट करके कार्बन को वेपर फॉर्म में लाते हो, फिर उसको कंडेंस करते हो, तो ऐसा तुम्हारे पास एक केज लाइक मॉलिक्यूल बनता है। राइट, केज लाइक मॉलिक्यूल बनता है बेटा। और इस मॉलिक्यूल के अंदर होता है क्या, वो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 32 रिंग्स होती है, कार्बन की टोटल 32 रिंग्स होती है। तुम बोलोगे सर ये क्या, ग्रेफाइट में तो हेक्सागोनल रिंग्स थी, ग्रेफाइट में तो कार्बन की हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट थी, क्या फुलरीन में भी कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स ही प्रेजेंट है? नहीं बेटा, फुलरीन के अंदर हेक्सागोनल रिंग्स भी होती हैं और फुलरीन के अंदर पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं। राइट, आउट ऑफ 32 20 रिंग्स जो होती हैं वो होती है तो हेक्सागोनल होती है, जो 12 रिंग्स है वो कितनी होती है बेटा, वो पेंटागोनल रिंग होती है। ग्रेफाइट के अंदर, सॉरी फुलरीन के अंदर टोटल 32 रिंग्स होती हैं कार्बन की। कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अपन बेटा, अपन सिर्फ C60 जो उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे पास जो C60 मॉलिक्यूल है बेटा, जो C60 मॉलिक्यूल है उसमें टोटल 32 कार्बन की रिंग्स होती है, जिसमें 12 रिंग्स जो होती है वो हेक्सागोनल होंगी और जो 12 रिंग है बेटा वो कैसे होंगी, पेंटागोनल रिंग्स होंगी। एक पॉइंट बेटा, इसका जो शेप है जस्ट लाइक फुटबॉल या जस्ट लाइक सॉकर बॉल शेप होता है। ध्यान से सुनना बेटा, जब ये रिंग्स आपस में अटैच हो गए, वो फुटबॉल जैसा शेप बना रही है ना बेटा, उसकी एक कंडीशन है क्या, कि इसमें जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं, जो पेंटागोनल रिंग्स हैं, दोनों प्रेजेंट है। तो ध्यान से रहना बेटा, एक हेक्सागोनल रिंग्स है ना बेटा, वो हेक्सागोनल के साथ भी अटैच होती है, पेंटागोनल के साथ भी अटैच होती है, बट दो पेंटागोनल रिंग्स आपस में अटैच नहीं होती। जब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसका शेप देखा, तो उसका क्या एक स्पेसिफिक पॉइंट था, क्या एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था, कि हेक्सागोनल जो रिंग थी वो हेक्सागोनल रिंग के साथ भी एसोसिएटेड थी और पेंटागोनल रिंग के साथ भी एसोसिएटेड थी। राइट, बट एक पेंटागोनल रिंग है वो सिर्फ हेक्सागोनल के साथ एसोसिएटेड था, दो पेंटागोनल रिंग आपस में कंबाइन नहीं थी। यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, क्या फुलरीन जो है, फुलरीन जो है उसमें हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, फुलरीन में हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ग्रेफाइट की तरह, जस्ट लाइक ग्रेफाइट, फुलरीन में भी हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 ही होता है। ग्रेफाइट की तरह फुलरीन में भी हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। राइट, क्या फुलरीन में भी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? देखो बेटा, हर फुलरीन में हर एक कार्बन जो एटम है, फुलरीन में हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या बेटा, sp2, मतलब उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। राइट, sp2 हाइब्रिडेशन में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, उसके हर एक कार्बन के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई बॉन्डिंग में नोन हुआ है, या एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा। तो फुलरीन के केस में क्या होता है बेटा, फुलरीन के केस में हर एक कार्बन के पास जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सबसे पहली बात तो जो C60 मॉलिक्यूल है, जो C60 मॉलिक्यूल है उसको अपन किसका शेप देते, किसका कैसा शेप होता है बेटा उसका, सॉकर बॉल शेप, या अपन बोल सकते हैं बेटा उसको अपन राइट फुटबॉल शेप। टोटल कितनी, जो C60 मॉलिक्यूल है, जो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती है और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है। क्लियर से कोई वाला बोल, ग्रेफाइट की तरह हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है बेटा, sp2। फुलरीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड हो, तो हर एक कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे पास sp4,
टोटल 60 वर्टेक्स है, हर एक वर्टेक्स पे एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा बेटा। फुलरीन के अंदर सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी बेटा 143.5 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड की होगी 138.3 पिकोमीटर। एक पॉइंट सुनना बेटा, डायमंड और जो ग्रेफाइट है राइट, उनका अपन ने क्लियर था कि वहां पे डायमंड के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आ रहे थे, ग्रेफाइट के अंदर पाई बॉन्ड आए थे जिनमें रेजोनेंस था। यहाँ पे क्या आ रहे हैं बेटा, हेक्सागोनल रिंग्स आ रही है, पेंटागोनल रिंग्स आ रही है। ये सुनो, जो हेक्सागोनल रिंग है वो 20 होने वाली है, पेंटागोनल रिंग्स 12 होने वाली है। बेटा एक पॉइंट याद रखना, फुलरीन के अंदर जो हेक्सागोनल रिंग्स है पाई बॉन्ड बस उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। फुलरीन के अंदर जो हेक्सागोनल रिंग है पाई बॉन्ड उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, पेंटागोनल रिंग्स में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं राइट। और इन पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो C60 मॉलिक्यूल है बेटा वो कैसा बनता है, एरोमेटिक नेचर का होता है बेटा। जो C60 मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाया बेटा राइट। तो ध्यान से सुनना, ग्रेफाइट भी एरोमेटिक होता है और फुलरीन भी एरोमेटिक होता है राइट। ग्रेफाइट में तो सिर्फ हेक्सागोनल रिंग थी, फ्लोरीन में हेक्सागोनल, फुलरीन में हेक्सागोनल एज वेल एज पेंटागोनल, दोनों टाइप के रिंग प्रेजेंट होते हैं। हेक्सागोनल में पाई बॉन्ड्स होंगे, पेंटागोनल में पाई बॉन्ड नहीं होंगे। और जिनका तो इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। जहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 143.5 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड की होती है एवरेज 138.3 पिकोमीटर। ये क्लियर है सब। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फुलरीन C60 मॉलिक्यूल एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना है तुम्हारे पास। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेटा उनमें डिसॉल्व होता है। जैसे टोलुइन में ये पर्पल कलर देता है C70, मैंने बोला C60 के साथ कुछ क्वांटिटी किसकी भी बनती है बेटा C70 की। बट बक मिनिस्टर फुलरीन जो है जिसका शेप फुटबॉल जैसा होता है, सॉकर बॉल जैसा होता है, वो अपन C60 को बोलते हैं बेटा। इसका रग्बी बॉल जैसा शेप होता है बेटा C70, जो कि दोनों ही टोलुइन में डिजोल्व होते हैं। ये तो पर्पल कलर देता है और ये ऑरेंज रेड कलर देता है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगी बेटा, डिजोल्व होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फुलरीन जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। प्योर फुलरीन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर तुम इसकी रिएक्शन करवा दो तो एल्कली मेटल के साथ तो इस टाइप के सॉलिड बनाता है बेटा K3C60। आयनिक कंपाउंड है बेटा, मेटल नॉन मेटल K3C60। तो इस टाइप के सॉलिड बनाता है जो कि सुपर कंडक्टर होते हैं। मतलब सुपर कंडक्टर का मतलब है बेटा इनकी कंडक्टेंस काफी हाई होती है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, इनकी कंडक्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो एल्कली मेटल के साथ ये K3C60 टाइप के सॉलिड बनाते हैं जिनकी कंडक्टेंस एक्सट्रीमली हाई होती है, बिलो 18 केल्विन। मतलब काफी लो टेम्परेचर पे फुलरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। लेकिन ध्यान रहे एल्कली मेटल के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड बना रहे हैं ना बेटा ये हाईली कंडक्टिव होते हैं। एक्चुअल में फुलरीन विदाउट एनी रिएक्शन, अगर अपन सिर्फ फुलरीन की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होगा, जस्ट लाइक डायमंड राइट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और वो पॉइंट ये है कि तुमसे ये पूछ ले कि कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म है, चाहे क्रिस्टलाइन लो चाहे अमोर्फस लो, सबसे प्योरेस्ट कौन है? तो प्यूरेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन या प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कुछ बच्चे डायमंड आंसर देंगे। तो बड़ा ध्यान से सुनना, कार्बन का जो प्यूरेस्ट फॉर्म है वो ना तो डायमंड होता है ना ग्रेफाइट होता है, क्या होता है बड़ा, फुलरीन। अब ये क्यों होता है ये तुम्हें बहुत डिटेल में समझना है। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज द फ्लोरीन, नॉट डायमंड। डायमंड भी प्योर होता है बेटा, काफी प्योर होता है, लेकिन प्योरेस्ट अगर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा बेटा, फुलरीन। उसका लॉजिक होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। अभी अपने को ये समझना है बेटा कि डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है, क्यों ये फ्लोरीन में एब्सेंस है और कैसे ये डायमंड और ग्रेफाइट में प्रेजेंट है बेटा, उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा अभी अपने को ये चीज सीखनी है कि फुलरीन जो है वो कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म क्यों होता है। फुलरीन जो है वो कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म क्यों होता है, उसका लॉजिक तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। अभी तुम्हें ये डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है इसका मतलब समझना है बेटा, कि डैंगलिंग बॉन्ड किसको बोलते हैं बेटा। तुम्हारे पास कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, इसने कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। जैसे अपन मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन ही ले लेते हैं और इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है ऐसे, ठीक है। इसके पास
कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, उसके पास क्या बच जाएगा बेटा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। एक एलिमेंट जो अदर एटम के साथ बॉन्डेड है बट उसके जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन थे सारे बॉन्डिंग में यूटिलाइज नहीं है, उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल, राइट। ऐसे स्पीसीज को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। ओके, अब डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये जो फ्री रेडिकल है ना बेटा, कि कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, तो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्डिंग में हो गए, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बच गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, इसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल किधर भी मूव कर सकता है, ये सिंपल फ्री रेडिकल है। ओके, अभी बेटा अपने पास ऐसा ही एक फ्री रेडिकल होगा, बट कंडीशंस है कि वो फ्री रेडिकल मूव नहीं कर पाएगा, वो इमोबिलाइज्ड फ्री रेडिकल होगा, राइट, मतलब वो सोलिड स्टेट में होगा। जैसे बेटा तुम्हारे पास एक कार्बन एटम है, वो सोलिड स्टेट में है, तुम्हें पता है बेटा कि सोलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है, वो ट्रांसलेटरी या रोटेटरी मोशन नहीं कर पाता है। सोलिड स्टेट में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन पॉसिबल हो पाता है। ये जो फ्री रेडिकल है बेटा, फ्री रेडिकल समझ में क्या आया बेटा, क्या होता है फ्री रेडिकल, क्या होता है कि एक एलिमेंट जिसने बॉन्ड बना रखे हैं बट सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। डेंगलिंग बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल फ्री रेडिकल जो है ना बेटा, जो मूव कर सकता है, ये इधर उधर मूव कर सकता है, इसको डेंगलिंग नहीं बोलते। एक फ्री रेडिकल को ही डेंगलिंग बॉन्ड बोला जाता है अगर वो मूव ना कर पाए। सिंपली तुम्हें बोल दे कि व्हाट इज द डेंगलिंग बॉन्ड, तुम उसको एक लाइन में आंसर दे सकते हो बेटा, इमोबिलाइज्ड फ्री रेडिकल, राइट, ऐसा फ्री रेडिकल जो मूव ना कर पाए, राइट। डेंगलिंग बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसा फ्री रेडिकल जो मूव ना कर पाए, उसको अपन बोलेंगे बेटा डेंगलिंग बॉन्ड, राइट। इमोबिलाइज्ड फ्री रेडिकल डेंगलिंग बॉन्ड होता है, या एक ऐसा फ्री रेडिकल जो कि सोलिड स्टेट में कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, मतलब कोई एलिमेंट सोलिड स्टेट में प्रेजेंट है बट उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो उसको अपन बोल देंगे डेंगलिंग बॉन्ड। तो डेंगलिंग बॉन्ड क्या होता है समझ में पड़ा, इमोबिलाइज्ड फ्री रेडिकल, ऐसा फ्री रेडिकल जो कि मूव ना कर पाए, उसी को अपन नाम देते हैं डेंगलिंग बॉन्ड का, राइट, क्लियर। अभी देखो बेटा, तुमने बोला कि फुलरीन जो है वो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें डेंगलिंग बॉन्ड अब्सेंट होता है, तो कैसे कैसे तुम बोलोगे कि डायमंड और फुलरीन में, डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन, इनमें देखते हैं अपन किस में डेंगलिंग बॉन्ड है, किसमें, तुमने बोला कि फुलरीन में एब्सेंट होता है, ये डायमंड में डेंगलिंग बॉन्ड कैसे होगा, डायमंड में डेंगलिंग बॉन्ड कैसे होगा कि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, राइट। अरे 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, फिर कैसे, कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन आया, कि डेंगलिंग बॉन्ड किसको बोल रहे हो तुम, बड़ा इमोबिलाइज्ड फ्री रेडिकल। और आई थिंक फ्री रेडिकल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, एक एटम जिसने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रोल नहीं किए, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है और वो सॉलिड स्टेट में, तब उसी फ्री रेडिकल को अपन नाम दे देंगे बेटा डेंगलिंग बॉन्ड। एक ऐसा फ्री रेडिकल मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसको अपन बोल देंगे डेंगलिंग बॉन्ड। डायमंड में तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तुम बोलते हो कि हर एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, उसके पास कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहां से फ्री रेडिकल है उसके अंदर, तो ध्यान से सुनना बेटा, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें समझनी है बेटा। डायमंड की सरफेस के जो एटम है, डायमंड की जो सरफेस के एटम है बेटा, उनकी जो वैलेंसी जो कंप्लीट कैसे होंगी, अरे डायमंड में कार्बन का इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है बेटा, तो इनफाइनाइट मतलब क्या, तुम्हें एक लिमिट के बाद बोलना पड़ेगा हाँ बस एक लेटिस है तुम्हारे पास, ये सुनो। अरे ग्रेफाइट में तुम देख रहे थे कार्बन की जो लेयर थी वो 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट लेयर थी, तो एक तो एंड है ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन इनफाइनाइट है, लेकिन एक लिमिट के बाद तो उसका एंड है ना कुछ, तो सरफेस के एटम है बेटा उनकी वैलेंसीज कंप्लीट कैसे होंगी, ये सुनो। या मान लो डायमंड, ये तुम्हारे पास डायमंड था, डायमंड में हर एक कार्बन में ना 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन उसने यूटिलाइज कर रखे हैं, लेकिन कब तक ये एक्सटेंशन चलेगा, एक लिमिट आएगी, राइट, ऐसे हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे वैसे। अभी ये कार्बन भी एक, अब इसके एक तो लिमिट आएगी ना बेटा, एक तो इसका बाउंड्री होगा, तो ये जो कार्बन है इनके आगे कार्बन एटम ही नहीं है, तो इनकी वैलेंसीज क्या रह जाएंगी बेटा, इनकम्प्लीट। अरे जो सरफेस के जो एटम इनके बाद में कार्बन एटम ही नहीं है, एक लिमिट तो होगी ना, तो जो सरफेस के कार्बन एटम है उनके पास क्या रह जाएगी बेटा, फ्री रेडिकल।
तो ये केमिकली क्या करेंगे बेटा, कंबाइन होने की। कोई डायमंड के तो अब कार्बन एटम तो आगे है नहीं, तो वरना होते तो ये आगे और बॉन्ड बनाते, डायमंड का और एक्सटेंशन होता, बट आगे नहीं है, और इनके पास फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है बेटा। तो जब जैसे कोई अदर सबस्टेंस इनके कांटेक्ट में आ गए, इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो कैसा बन जाएगा बेटा, इम्प्योर हो जाएगा तुम्हारे पास, इम्प्योरिटी आ जाएगी ना बेटा सरफेस पे। तो ध्यान से सुनना बेटा, डायमंड में जो, डायमंड और ग्रेफाइट में भी होता है ना बेटा। ग्रेफाइट में तुम बोलोगे सर कि हाँ कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो वहां तो फ्री रेडिकल तो प्रेजेंट है जो मूव नहीं कर सकते, तो डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा ग्रेफाइट के केस में। लेकिन डायमंड में भी डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है, ये समझ में आया कैसे बेटा। डायमंड के अंदर जो लेटिस है, जो अंदर प्रेजेंट है कार्बन एटम, उनके पास तो कोई फ्री रेडिकल नहीं है, कोई फ्री वैलेंसीज नहीं है। देखो बेटा सरफेस के जो एटम है वो मूव भी नहीं कर सकते, राइट, और उनके पास फ्री वैलेंसीज भी होंगे, तो क्या बन जाएंगे बेटा, डैंगलिंग बॉन्ड, राइट। अरे फ्री रेडिकल जो मूव नहीं कर पाते उनको क्या बोल सकते हैं बेटा, डैंगलिंग बॉन्ड, राइट। या फिर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये मान लो बेटा कि डायमंड का एक सरफेस था, राइट, उसको तुमने रब कर दिया, तो थोड़ा सा मेटर हटा दिया, रब करके थोड़ा सा मेटर तुमने हटा दिया, तो ऊपर के कुछ एटम हट के, तो रब करने के बाद जो नीचे कार्बन बचा है, नीचे जो डायमंड बना है, उसके जो एटम है उनके ऊपर के कार्बन तुमने हटा दी, तो उनके पास क्या हो गया बेटा, फ्री वैलेंसीज हो गई, वो क्या करें, केमिकली कंबाइन होने का टेंडेंसी रखेंगे बेटा। तो ऐसे डायमंड में डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट रहता है सरफेस पे, राइट। ग्रेफाइट में तो प्रेजेंट होता ही है बेटा। या तुम ये भी सेम लॉजिक वहां पे भी दे सकते हो कि इनफाइनाइट बाउंड्रीज होती है बेटा, कोई लिमिट नहीं है, तो लास्ट के एटम है ना, तो सरफेस वाले लास्ट वाले एटम है, उनके पास फ्री वैलेंसीज होंगे। ग्रेफाइट का भी ये हो गया, ग्रेफाइट में फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है ये तुम्हें समझ में आया। फुलरीन में डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फुलरीन में डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट में डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फुलरीन में डैंगलिंग बॉन्ड अब्सेंस है, इसीलिए तो वो प्योरेस्ट फॉर्म है। तुम बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हर एक कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो है, तो क्यों उसमें अपन ये बोलेंगे डैंगलिंग बॉन्ड अब्सेंट है बेटा। तुमने देखा बेटा कि फुलरीन का शेप कैसा था, जस्ट लाइक फुटबॉल, राइट। जो एक तुम्हारे पास केज लाइक फुटबॉल जैसा बना ना, केज बना था लाइक फुटबॉल शेप का बेटा, वो इतना स्मूथ स्ट्रक्चर है ना बेटा, उसमें जो सरफेस के एटम है बेटा, देखो डायमंड में ग्रेफाइट में एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं थी, इनफाइनाइट लेंथ की बाउंड्रीज थी, इनफाइनाइट लेंथ के कार्बन एटम का अरेंजमेंट है। फुलरीन में ऐसा नहीं है, फिक्स एक मॉलिक्यूल था बेटा, C60 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, जो कि पूरा फिक्स था कि C60 कार्बोनेट 16 कार्बन एटम मिलके एक फुटबॉल जैसा शेप बना रहे थे, एक केज लाइक मॉलिक्यूल बना रहे थे, उसकी बाउंड्रीज डेफिनेट है। फुलरीन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा, जब डिस्कवरी किया तो ये देखा गया फुलरीन के सरफेस के जो एटम है ना बेटा, उनके पास भी उस टाइप से बनता है अरेंजमेंट कि सरफेस वाले एटम के पास भी फ्री रेडिकल प्रेजेंट नहीं होता है, ड्यू टू दैट स्मूथ स्ट्रक्चर। फुलरीन जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तुम बोल सकते हो कि सर कि जो पाई इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन था, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन से जैसे ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही बेटा, ये सब फुलरीन की डिस्कवरी। यार अगर फुलरीन एक नॉर्मल मॉलिक्यूल होता तो उसकी डिस्कवरी काफी पहले हो जाती है ना, काफी लेट डिस्कवरी उसकी, 1985 में फुलरीन की डिस्कवरी हुई थी, और इसके लिए नोबेल प्राइज जो साइंटिस्ट को दिया गया था वो 1996 में दिया गया था। उसमें बहुत सारी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, कुछ अलग प्रॉपर्टीज थी इसकी। ये समझ में आया बेटा कि इसका स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके सरफेस पे डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके सरफेस के एटम के पास भी फ्री वैलेंसीज नहीं होती। हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा, जबकि कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो क्यों नहीं करा बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया बेटा, वो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं बेटा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन में। तो एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड होकर जो मॉलिक्यूल बनाते जा रहे हैं, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ध्यान रखना बेटा, फुलरीन जो है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तुम कहीं डायमंड की तरह, सॉरी ग्रेफाइट की तरह इसके साथ मत चिपका देना। ग्रेफाइट में sp2 होगा, फुलरीन में भी sp2 है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इसका स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, इसमें डैंगलिंग बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कोई फ्री रेडिकल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ग्रेफाइट में डायरेक्ट दिखता है तुम्हें कि फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है जो कि मूव नहीं कर सकते, जिसको अपन डैंगलिंग बॉन्ड कह रहे हैं। डायमंड की सरफेस पे होता है, तुम बोल सकते फुलरीन की सरफेस में होंगी, नो, फुलरीन के सरफेस पे भी ऐसा स्ट्रक्चर ही उसका ऐसा होता है, ऐसा स्मूथ स्ट्रक्चर होता है उसका कि सरफेस पे भी डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, कहीं पे इसमें डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए फुलरीन जो है वो कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म बनता है।
तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन क्या होगा बेटा, फुलरीन, ना कि डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्लियर सब कोई बात? फुलरीन बेटा जैसे स्फेरिकल, तुमने फुलरीन देखा कि C60 होता है, C70 कैसा होता है बेटा, लाइक रग्बी बॉल, तो वो तुम्हारे पास स्फेरिकल फुलरीन्स थे। तो C60 को बकमिस्टर फुलरीन क्यों बोला, क्योंकि अमेरिकन आर्किटेक्ट ने उसको जो डोम्स बना रहे थे, जो डोम्स बनाए थे उसके साथ इसका स्ट्रक्चर काफी मैच कर रहा था, तो उसके ऑनर में इसका नाम रखा बेटा बकमिस्टर फुलरीन। हर एक कार्बन कार्बन sp2 इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, लेकिन एल्कली मेटल के साथ कुछ कंपाउंड बनाता है C6 जैसे, ये 3C60 जैसे, या फिर तुम बोल सकते हो कि Rb3C60 ऐसे कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड जो कि लो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनाते हैं लो टेम्परेचर पे। एक सिलेंड्रिकल फुलरिंग भी होता है बेटा, राइट, वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट सिलेंड्रिकल फुलरिंग जो होता है उसमें कार्बन एटम का जो मॉलिक्यूल होता है बेटा, वो होता है अराउंड 540 के, 540 कार्बन एटम में एक सिलेंडर जैसा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा उसका, लेकिन उसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 ही होता है। अपने को तो जो बकमिस्टर फुलरीन है बेटा C60 मॉलिक्यूल, उसके बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए बेटा। आई होप तुम्हें ये समझ में आया। तो बड़ा अभी अपने बात की क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन, जो कि अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो अमोर्फस फॉर्म होते हैं कार्बन के, जो इलेक्ट्रोड्स का अमोर्फस फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है बेटा, जैसे एनसीईआरटी में भी किया हुआ ना, ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे चारकोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल भी कई टाइप का होता है बेटा, जैसे वुड चारकोल और एनिमल चारकोल, कोकोनट चारकोल, ये सब। तो चारकोल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा, ध्यान से सुनना। चारकोल and coke are obtained by heating the wood and coal respectively at the high temperature in the absence of air। जो वुड है बेटा उसको तुम हाई टेम्परेचर पे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन द absence ऑफ एयर, या फिर जो एयर होती है काफी लिमिटेड सप्लाई होती है, उसकी प्रेजेंस में अगर तुम वुड को हीट करते हो बेटा, तुम्हारे पास पोरस चारकोल मिलता है, जिसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है। तुम्हारे पास जो अमोर्फस फॉर्म है उसमें अपने दो एग्जांपल लिए थे बेटा, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, इसको ऐसे कंपाउंड बेटा जिनमें कार्बन की अमाउंट काफी ज्यादा होती है, इसमें कार्बन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, केरोसिन, पेट्रोल, इनको बर्न करते हैं बेटा इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको जब जैसे अपने पास केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सबको जब बर्न करते हैं बेटा, तो उससे ऑब्टेंड होता है अपने पास क्या बेटा, कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक। तो वो जब बर्न करेंगे उससे जो स्मोक निकलता है ना बेटा, उसको कवर करते हैं, जैसे जो ब्लैक कलर का पाउडर आता है ना, फिर जैसे ऊपर तुमने कुछ कवर कर दिया, नीचे तुम फ्यूल को बर्न कर रहे हो, उससे जो धुआं निकल रहा है ऊपर जाके चिपकेगा, उस पर ना ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म बन जाता है बेटा, उसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक, राइट। जो वुड को तुम हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे बेटा, तो उससे जो तुम्हारे पास कोक बनता है, जो कोयला बनता है बेटा, उसी को तुम बोलते हो बेटा चारकोल, राइट। एनिमल बोन को हीट करके बेटा, एनिमल बोन को जब तुम लिमिटेड सप्लाई को एयर में हीट करोगे, उससे जो चारकोल बनेगा उसको बोलते हैं एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल को बेटा शुगर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक। जो ब्राउन शुगर है ना बेटा, उसको व्हाइट शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, जो केन शुगर का जो जूस निकलता है, केन शुगर का जो जूस होता है उसको अपन, उससे अपन शुगर ऑब्टेन करते हैं ना बेटा, स्लाइस करके, तो उसको डिक्लाइज करने के लिए भी बेटा जो तुम्हारे पास एनिमल चारकोल उसको यूज किया जाता था, आजकल यूज उसको नहीं करते। आजकल वो जैसे SO2 गैस वगैरह यूज करते हैं, पहले एनिमल चारकोल को शुगर, केन शुगर के जिसको डिक्लाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो वुड है, एनिमल बोन्स है, उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करके अपन चारकोल प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन काफी एक्सेस में होता है उनको हीट करके अपन, उनको बर्न करके अपन क्या बनाते हैं, कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक बनाते हैं। कार्बन जो चारकोल होता है बेटा वो पोरस होता है, इसकी एड्जॉर्प्शन की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। एड्जॉर्प्शन, चारकोल का एड्जॉर्प्शन में काफी यूज है, वो अपन सरफेस केमिस्ट्री में इसको और भी डिटेल में पढ़ोगे। तो आज की क्लास में अपन ने कार्बन के इलेक्ट्रोड डिस्कस की, जिनसे जिनकी इम्पोर्टेंस दोनों ही एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में, इंजीनियरिंग एग्जाम में काफी ज्यादा है। तो उसमें किसी को भी डाउट हो तो बता सकता है।